हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, हमारी जो यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आज हम लोग टेस्ट 94 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश यहाँ पे दिया गया है कि अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। मतलब अगर 6 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, या 2 माह, या 3 माह, या 1 वर्ष। तो और लास्ट वाला है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एमपी की सीट को हम रिक्त कब घोषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 माह। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 101 का जो चौथा पार्ट है, ठीक है, उसके तहत संसद या तथा अनुच्छेद उसके तहत जो है संसद और अनुच्छेद 190 के तहत राज्य विधानमंडल की किसी भी सदस्य की जो सदस्यता है वो तब तक समाप्त समझी जाती है जब तक वह 60 दिन यानी 2 महीने, ठीक है, उसकी अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना, मतलब वो अधिवेशन में अगर वो अनुपस्थित रहता है 2 माह या 60 दिन, ठीक है, तो वो उसकी जो पद है उसको रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो इसमें जो है राज्य भी दिए गए हैं और जो संघ शासित क्षेत्र हैं वो भी दिए गए हैं। तो देखिए, किसमें एक सीट है केवल। गोवा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, दादरा और नागर हवेली, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम जो है इसमें लोकसभा की मात्र एक एक सीटें हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पे और ऑप्शन में जैसे नागालैंड दिया गया है, नागालैंड है, पुडुचेरी है, ठीक है, तो ये सब जो है इनमें भी एक एक सीट है। तो जो हमारा लास्ट है कि तीनों में ही, यहाँ पे तीनों में ही जो है एक एक सीट है लोकसभा की। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, नवी लोकसभा कब भंग की गई थी। ऑप्शन है 13 मार्च 1991, जून 1996, अप्रैल 1997 या फरवरी 1998। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 13 मार्च 1991। नवी लोकसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 2 दिसंबर 1989। ठीक है, 1989 में इसका गठन हुआ था और फिर उसके बाद 13 मार्च 1991 को ये भंग कर दी गई थी। ठीक है, नवी लोकसभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, या जब वोट बराबर बराबर होने के नाते यानी जब टाई की कंडीशन आएगी तब। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए। ठीक है, ये अनुच्छेद 100 में कहा गया है, अनुच्छेद 100 के 1 में, कि उसके तहत ये है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष यानी स्पीकर जो होता है वो अपने कास्टिंग वोट यानी जिसको हम निर्णायक मत भी कहते हैं, इसका प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में जो मतदान हुआ हो तो उसमें सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होंगे। तो जब बराबर बराबर होते हैं, टाई की जब कंडीशन आती है, तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर होते हैं वो अपने वोट को रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। ऑप्शन है, विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर, या तृतीय वाचन में। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय वाचन में। लोकसभा में किसी भी विधेयक पर आम बहस जो होती है, ठीक है, तो पहले तो ये समझिए कि जो क्योंकि यहाँ पे द्वितीय वाचन कहा गया है तो पहले प्रथम वाचन की बात कर ले। विधेयक को पूरा स्थापित करने का जो प्रक्रम होता है वो इसका प्रथम वाचन कहलाता है। जैसे विधेयक, कोई भी विधेयक है उसको पूरा स्थापित किया जाएगा, ठीक है, वो चाहे राज्यसभा या लोकसभा में। धन विधेयक की अगर बात होती है तो लोकसभा ही खाली होती है। ठीक है, तो मेनली विधेयक जो है उनको पूरा स्थापित करने का जो प्रक्रम होता है उसका जो मतलब उसकी बात जो होती है वो प्रथम वाचन, वो पूरा जो है वो प्रथम वाचन कहलाता है। और द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आम बहस जो कही गई है, विचार विमर्श होता है, सभा के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहले में है संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? केवल 3, 2 और 3, 1 और 3 या कोई भी नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल 3। यहाँ पे जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि तीसरे में कहा गया भारत के संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों होते हैं। तो संसद तीनों को मिला करके कही जाएगी, ठीक। और यहाँ पे जो ये दोनों जो गलत हैं वो क्यों हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पहले में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ये जो संघ राज्य क्षेत्र है उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है कैसे? देखिए संविधान की जो अनुच्छेद 80 है उसमें राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी बताई गई है? 250 निर्धारित की गई है, ठीक है। जिनमें जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा, मतलब उन राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्देशित किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो 238 हैं, 238 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, उनमें संघ राज्य क्षेत्र और राज्य दोनों के ही प्रतिनिधित्व होते हैं, दोनों के ही प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाला तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा वाला गलत क्या है? इसमें कहा गया है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो निर्वाचन संबंधी जो झगड़े होते हैं, ठीक है, उनका निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, मुख्य निर्वाचन के क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक। तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। दूसरा है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या 1, 2 और 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, वो है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। इसमें से जो कथन है वो केवल 1 और 2 यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इसको एक बार मैच कर लेते हैं। पहले वाले में देखिए क्या कहा गया है। पहले वाले में कहा गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग जानते हैं, ये जो धन विधेयक है इसके ऊपर अगर पूरा विचार किया जाए या जो भी मेन कार्यवाही, जो भी संशोधन वगैरह किया जाता है वो सारा का सारा लोकसभा में किया जाता है, लोकसभा से संबंधित है, ठीक है। बस राज्यसभा में क्या किया जाता है, राज्यसभा का ये रोल होता है धन विधेयक के संबंध में कि जब लोकसभा जो है धन विधेयक को पारित करेगी तो पारित करने के बाद वो राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा उसकी सिफारिशों को प्रेषित कर सकती है। सिर्फ 14 दिनों के भीतर ही अपनी जो सिफारिशें हैं कि वो अपनी मतलब खाली एक राय दे सकती हैं राज्यसभा धन विधेयक के प्रति, और वो भी कब देना है? 14 दिनों के अंदर ही जवाब देना है। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो वो जो है पारित हो जाएगा, ठीक है, मतलब पारित मान लिया जाएगा। तो बस जो है राज्यसभा का इतना ही रोल है। तो मेन जो काम होता है वो लोकसभा ही जो है धन विधेयक के मामले में काम करेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला पहला वाला तो सही हो जाएगा। दूसरा है राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जैसे देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 113 का जो दूसरा वाला पोर्शन है, ठीक है, तो 113 का जो 2 है उसके अनुसार अगर हम देखें तो अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी, ठीक है। उससे ही मतलब पहली बात तो ये लोकसभा में रखी जाएगी और वहीं पे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। तो राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, ये भी सही है। तीसरा वाला गलत क्यों है? राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं होती है, ये यहाँ कहा गया है। तो देखिए जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में अनुच्छेद 112 में कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण में मेनली राष्ट्रपति का जो है यहाँ पे रोल है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों की, ये जो वित्तीय वर्ष जब जो है उसके बारे में बात की जाती है तो दोनों भारत की जो दोनों सरकारें हैं, दोनों ही जो सदन हैं उनके सामने जो है जो भी प्राप्तियां होती हैं और जो भी व्यय होता है उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो इस वजह से दोनों सदनों में ही इसकी साधारण चर्चा होती है। तो यहाँ पे ये कहा गया राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है, दोनों सदनों के सामने होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया कौन सी घटना कहलाती है? ऑप्शन है मर्यादा,
जिसको डेकोरम कहेंगे, पक्ष त्याग, क्रॉसिंग द फ्लोर, अंतरप्रदन, इंटरपेलेशन, बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंतरप्रदन, इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन क्या होता है? किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की अगर मांग, ठीक है, मतलब विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अगर की जा रही है तो ये जो घटना होती है वो अंतरप्रदन या इंटरपेलेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, किस मामले पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, या स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में? क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद में दोनों सदनों की जो प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी वो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी, और ये कब हुई थी? 1959 में हुई थी। ठीक है, 1959 में, मतलब 1959 पर 6 मई, 6 और 9 मई को ये आयोजित की गई थी। ठीक है, 1961 में आयोजित की गई थी। तो मेनली ये दहेज उन्मूलन पर जो इसी को ही जो है संयुक्त बैठक जो थी ये इनकी प्रथम जो है संयुक्त बैठक थी दोनों ही सदनों की। ठीक, दहेज उन्मूलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि या तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, या जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो देखिए अगर हम जो है संविधान के अनुच्छेद 110 की अगर बात करें तो इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है उसमें यही कहा गया है कि उसमें कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, या संचित निधि एवं आकस्मिकता जो निधि है उसकी अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, ये तीनों तो शामिल हैं, लेकिन यहाँ पे जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है, तो यही जो है वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।